यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में आज हम लोग इस चैनल पे पेंक का अपवर्तन चक्र पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं पेंक का अपवर्तन चक्र। इसको भव्याकृति सिद्धांत या मॉडल या पेंक का अपवर्तन चक्र भी कहते हैं। आगे देखते हैं पेंक के भव्याकृति विचारों का प्रकाशन उनके मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद 1924 में डाईमॉर्फोलॉजिस एनालिसिस के रूप में जर्मन भाषा में हुआ। दूरह भाषा में प्रकाशन के कारण पेंक के भव्याकृति विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। इसलिए पेंक को विश्व का सर्वाधिक गलत समझा जाने वाला भू आकृतिवेत्ता कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, किस भू आकृतिवेत्ता को सर्वाधिक गलत समझा जाने वाला माना गया, तो आपको पेंक को ऑप्शन में ट्रिक करना। ठीक है, पेंक के स्वरूपों के विकास से संबंधित विचारों को सामूहिक रूप में आकृतिक विश्लेषण, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस या भव्याकृतिक तंत्र यानी मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम की संज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग पेंक के अपवर्तन चक्र का ग्राफ द्वारा प्रदर्शन देखेंगे। अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पे पेंक से संबंधित एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन जाए गलत आपका नहीं होगा। ठीक, देखते हैं पेंक के अपवर्तन चक्र ग्राफ द्वारा प्रदर्शन। ज्ञातव्य है कि पेंक विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए भूआकृति विज्ञानवेत्ता हैं, क्योंकि दूरह जर्मन भाषा में इनके विचारों के प्रकाशन के कारण पेंक के भव्याकृति विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। क्योंकि जो पेंक थे वह जर्मन भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने जो अपना सिद्धांत लिखा था या विचार इन्होंने जो लिखा था उसको जर्मन भाषा में लिखा था, तो जो इसका अनुवाद किए अंग्रेजी भाषा में उन्होंने गलत ढंग से अनुवाद कर दिया। इसलिए इनके विचारों को सही ढंग से समझा नहीं जा सका। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सर्वाधिक गलत समझा गया भूगोलवेत्ता कहा जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई। अभी तक यह भी निश्चय नहीं हो सका है पेंक ने अपने भव्याकृति सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया है या नहीं। पेंक ने अपने सिद्धांतों में संभवतः डेविस के चक्री संकल्पना को नज़रअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इन्होंने अवस्था के स्थान पर पेंक ने इंटविक्लुंग नामावली का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य होता है विकास। ठीक है, इस तरह पेंक ने तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था, जीर्णावस्थाओं के स्थान पर क्रमशः इन्होंने अलग नाम दिया था। तो तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था इन्होंने डेविस ने कहा था, जबकि इसी के स्थान पे पेंक ने अवस्थिजिंटे, इंटविकुलम, ग्लिक फर्मिंग, इंटविक्लुंग एवं अवस्थिजिंडे इंटिवक्लुंग नामावली का प्रयोग किया। ठीक, ये दो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण यही दो चीज़ है। उत्थान से पूर्व स्थलखंड के लिए पेंक ने किस शब्द का प्रयोग किया था, तो प्राइमारंभ नामावली का प्रयोग इन्होंने किया था। यह स्थलखंड जो होता है प्राइमारंभ आकृति विहीन समतल प्राय धरातली भाग को प्रदर्शित किया। मान लीजिए कोई यह स्थल है, ठीक है, उत्थान से पूर्व स्थल है, इसी को पेंक ने क्या कहा था, प्राइमारंभ की संज्ञा दी थी। फिर यही स्थलखंड क्या होता है, बाद में इसका उत्थान हो जाता है। ठीक, तो उत्थान के पूर्व जो स्थल होता है उसको पेंक ने क्या कहा था, प्राइमारंभ कहा था। और एक इनका महत्वपूर्ण, ठीक है, परिभाषा है, इसको भी आप लोग एकदम हमेशा ध्यान रखें, या एग्जाम में ये दोनों चीज़ बार बार पूछता है। पेंक के अनुसार जो स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होके, तो डेविस ने कहा था कोई भी स्थल रूप होता है वह संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है, जबकि पेंक ने ठीक है उल्टा कहा। पेंक ने कहा स्थल रूप जो होता है वह संरचना, प्रक्रम, अवस्था का प्रतिफल न होके उत्थान की दर तथा अपवर्तन एवं पदार्थों के विस्थापन के दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। तो ध्यान रहे स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम अथवा अवस्था का प्रतिफल न होके
उत्थान की दर तथा अपवर्तन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल होता है। किसने कहा था? तो वह कहा था पेंक ने। जबकि डेविस ने क्या कहा था? कोई भी स्वरूप है वह संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। ठीक है, और उसके स्थान पे पेंक ने कहा दिया कोई भी स्वरूप, संरचना, प्रक्रम, अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपवर्तन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको एकदम ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप लोग कहीं ना कहीं इसको नोट कर लेंगे। ठीक, ये दोनों परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्राफ इनका। ठीक है, देखिए पेंक ने ग्राफ बनाया था। देखिए ये जो स्तर रूप है उत्थान के पूर्व, देखिए यहाँ पे सब उत्थान हो गया है। ये सब उत्थान से पूर्व जो स्थलखंड है इसी को इन्होंने क्या कहा था? प्राइमारंभ कहा था। ठीक है, उसके बाद प्राइमारंभ का ही धीरे धीरे उत्थान होता है। ठीक है, तो वह एक पर्वतीय भाग का निर्माण हो जाता है। फिर यही पर्वतीय भाग जो होता है धीरे धीरे क्या होता है? विभिन्न जो अवस्थाएं होती है उसी के अनुसार इसका फिर से क्या होता है? समतलीकरण प्रारंभ हो जाता है। अब हम एक एक करके तीनों अवस्थाओं को देखते हैं। देखिए पहला अवस्था, दूसरा अवस्था और तीसरा अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में चर्चा करते हैं। देखिए पहला अवस्था इनका था आपस्ति जिंडे इंटविक्लुंग। ठीक है, आपस्ति जिंडे इंटविक्लुंग, इसका तात्पर्य होता है स्वरूपों की तीव्र गति से विकास की प्रावस्था। ठीक है, जो पहला अवस्था है इसका तात्पर्य क्या होता है? स्वरूपों की विकास की, ठीक है, तीव्र गति से विकास की प्रावस्था। प्रारंभ में जो स्थलखंड होता है वो उसका उत्थान जो होता है मंद गति होता है। ठीक है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जल मार्ग, ढाल, प्रवाह वेग एवं गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियाँ तीव्र गति से घाटी कर्तन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती हैं। ठीक है, परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में जो होता है उसमें क्या होता है? घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपवर्तन दर की तुलना में उत्थान अधिक होता है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपवर्तन तथा घाटी गर्तन के कारण संकरी तथा गहरी बी-आकार की घाटियों का निर्माण होता है। तो पहली अवस्था में संकरी तथा गहरी बी-आकार घाटियों का निर्माण होता है। चूँकि घाटी गर्तन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष ऊंचाई में निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है, तो पूछ देगा एग्जाम में पेंग के किस अवस्था में निरपेक्ष ऊंचाई में निरंतर वृद्धि होती है, तो आपको मानना एग्जाम में देखना है तो कौन सी अवस्था होगी? पहली अवस्था आपस्ति जिंडेकुलम। ठीक है, तो निरपेक्ष ऊंचाई बार हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो धरातल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और जो पर्वत का उच्च शिखर है, ठीक है, यहाँ के बीच की जो ऊंचाई है इसी को कहते हैं निरपेक्ष ऊंचाई। ठीक, निरपेक्ष ऊंचाई इसकी बोलते हैं। तो यह पहली अवस्था में निरपेक्ष ऊंचाई इसलिए बढ़ता है क्योंकि स्थलखंड का उत्थान अभी जारी होता है। ठीक है, तो जब स्थलखंड का उत्थान जारी है ऊपर की तरफ और घाटी गर्तन की गति अभी उतना तेज़ी से नहीं है, इसलिए जो ऊंचाई निरंतर बढ़ने के कारण निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ती जाती है, यहाँ तक की ऊंचाई बढ़ती जाती है निरंतर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, निरपेक्ष ऊंचाई में निरंतर वृद्धि हो जाती है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों के शिखरों तथा नदियों की घाटियों की तली में निरंतर वृद्धि हो जाती है। निम्नवर्ती अपवर्तन या घाटी गर्तन में सतत वृद्धि के कारण सापेक्षिक उच्चावच में भी लगातार वृद्धि होती है। तो ध्यान रहे, तो पहली अवस्था में यानी पेंग के जो पहली आपस्ति जिंडे, ठीक है, अवस्था जो है उसमें निरपेक्ष ऊंचाई और सापेक्षिक ऊंचाई दोनों में वृद्धि होती है। एक बार हम लोग सापेक्षिक ऊंचाई भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए निरपेक्ष ऊंचाई यानी एकदम धरातल से एकदम नीचे से, ठीक है, जो सबसे निम्नतम स्थान है वहाँ से और सबसे ऊपरी स्थान, ठीक है, इसके बीच के जो दूरी है इसको कहते हैं निरपेक्ष ऊंचाई। निरपेक्ष, ठीक है। असापेक्षिक ऊंचाई क्या है? देखिए जो नदी क्या दो 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 जल विभाजक के बीच जो नदियाँ जो यहाँ बह रही हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? निरंतर अपनी घाटी को काट रही हैं। ठीक है, काटते काटते वो क्या कर रहे हैं? उसको गहरी कर रही हैं। तो वही घाटी जहाँ है और वो पर्वत का शिखर है, उसके बीच की जो उच्चावच है इसी को कहते हैं सापेक्षिक उच्चावच। ठीक है, ये कहते हैं सापेक्षिक उच्चावच। ठीक है, सापेक्षिक उच्चावच।
और जबकि निरपेक्ष उच्चावच क्या है, वह एकदम धरातल के निम्न तल से और पर्वत के ठीक ऊंचाई वाले भाग के बीच की दूरी, ठीक है। और जबकि सापेक्षिक ऊंचाई या निरपेक्ष ऊंचाई यानी धरातल से और पर्वत शिखर के बीच की ऊंचाई। जबकि सापेक्षिक ऊंचाई कोई घाटी है, घाटी से पर्वत के शिखर के बीच की ऊंचाई, ठीक है, वहाँ से इसको सापेक्षिक ऊंचाई। और धरातल से एकदम नीचे से, ठीक है, जहाँ से उत्थान शुरू हुआ था वहाँ से एकदम पर्वत का शिखर वह निरपेक्ष ऊंचाई। तो पहली अवस्था में सापेक्षिक ऊंचावच और निरपेक्ष ऊंचावच दोनों बढ़ती है। तो आप लोग यह पॉइंट एकदम ध्यान रखें, यह एग्जाम में जरूर पूछता है, ठीक है। निरपेक्ष उच्चावच निरंतर इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों के शिखरों तथा नदियों की घाटियों की तली में निरंतर वृद्धि होती है। निम्नवर्ती अपर्दन या घाटी गर्तन में सतत वृद्धि के कारण सापेक्षिक उच्चावच भी लगातार वृद्धि होती है। नदियों की घाटियों के पार्श्व ढाल उत्तल ढाल बताते हैं। उत्तल ढाल का मतलब खड़ा ढाल, ठीक है। अवतल ढाल मतलब इस तरह ढाल, ठीक है। तो उत्तल अवतल ढाल आप लोग ध्यान रखें। तो यानी नदियों की घाटियों के ढाल उत्तल ढाल वाले होते हैं। तो किस अवस्था में उत्तल ढाल वाले होते हैं, तो पहली अवस्था आफस्तिजिंडे, ठीक है। लगातार घाटी गर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल में भी सतत वृद्धि हो जाती है। घाटी पार्श्व ढाल के खड़े ढाल वाले भागों में समय के साथ समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल की उत्तलता की अर्धव्यास में ह्रास होता जाता है। समय के साथ अधिक उत्थान तथा अपवर्तन के कारण प्राथमिक प्राइमारंभ पर अनेक सोपान का निर्माण हो जाता है। विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पीडायट ट्रेपेन कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक सोपान का पीडमांट चबूतरे के रूप में विकास होता है। इन्हें पैंक ने, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पैंक ने पीडमांट फ्लैश का नाम दिया था, ठीक है। अब हम लोग दूसरी अवस्था देखते हैं, ग्लीक फार्मिंग इंटरविकलुंग, ठीक है। इसका तात्पर्य होता है स्तर रूपों के समान विकास की प्रावस्था। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर के आधार पर इस प्रावस्था को 3 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो पूछ देगा पेंक के, ठीक है, अपर्दन चक्र में किस अवस्था को 3 उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। तो आपको याद रखना है ग्लीक फार्मिंग इंटरविकुलम में, ठीक है। तो इसमें हम लोग तीनों जो 3 उप प्रावस्था विभाजित किए हैं पैंक, इसको हम एक एक को देखते हैं। तो प्रावस्था अ जो है या ए, इस प्रावस्था में बढ़ती दर से उत्थान होता है। अब भी निरपेक्ष ऊंचाई आप लोग जान रहे हैं सागर तल से, ठीक है। सागर तल से और पर्वत के शिखर के बीच की जो ऊंचाई होती है उसको निरपेक्ष ऊंचाई कहते हैं। तो यह प्रावस्था अ में भी अभी यह निरपेक्ष ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपवर्तन की दर से अभी भी अधिक है। जल विभाजकों के शिखर तथा घाटियों के तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, परंतु इस वृद्धि की दर आफस्तिजिंते इंटरविकुलुंग की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से कम होती है। यद्यपि निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम निरपेक्ष उच्चावच किस में होता है, प्रावस्था 1 में होता है, ठीक है। परंतु सापेक्षिक उच्चावच स्थिर होता है, ठीक है। तो देखिए प्रावस्था अ में आप सापेक्षिक उच्चावच क्या हो गया, स्थिर हो गया। जबकि आफस्तिजिंडे में सापेक्षिक उच्चावच भी बढ़ रही थी और निरपेक्ष उच्चावच भी लगातार बढ़ रही थी, ठीक है। जबकि इसमें सापेक्षिक उच्चावच स्थिर हो जा रही है, क्योंकि जल विभाजकों के शिखर तल की ऊंचाई में अवनयन यानी कमी की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर हो जाती है। इसी कारण से इस प्रावस्था को समान विकास की प्रावस्था कहते हैं। घाटी पार्श्व ढाल सीधा होता है, ठीक है। तो पूछ देगा किस प्रावस्था को समान विकास की अवस्था कहते हैं, प्रावस्था कहते हैं, तो प्रावस्था अ को, ठीक। अब हम लोग प्रावस्था ब को देखते हैं। तो यह ग्लीक फार्मिंग जो प्रावस्था है उसी को 3 उप भागों में बांटा गया, अ ब स, ठीक है। तो हम अ को पढ़ लिए, अब ब को देख रहे हैं। इस प्रावस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और ना ही ह्रास होता है, ठीक है। तो ध्यान रहे, पूछ देगा किस प्रावस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है और ना ही ह्रास होती है। तो आपको ध्यान देना है प्रावस्था ब में, ठीक है। क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दरें अब बराबर हो जाती है। स्पष्ट है कि उत्थान अब भी हो रहा है, परंतु जितना उत्थान हो रहा है उतना क्या कर रही है, घाटी नदी काट दे रही है, उतने का अपवर्तन हो जा रहा है। सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रह रही है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अवनयन की दर घाटी के गहरा होने की दर से बराबर है, ठीक है।
समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल अब भी सीधा होता है। इस तरह यह प्रावस्था भी समान विकास वाली होती है, क्योंकि निरपेक्ष एवं सापेक्ष उच्चावच दोनों स्थिर रहती है। तो प्रावस्था ब में निरपेक्ष एवं सापेक्षिक उच्चावच एकदम स्थिर रहती है। अब हम लोग प्रावस्था स यानी सी में देखने जा रहे हैं। ग्रीक फार्मिंग के में ही यह 3 प्रावस्थाएं हैं, ठीक है। तो स में क्या होता है, स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। तो पूछ देगा एग्जाम में, पेंग के किस प्रावस्था में स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, तो प्रावस्था स में यानी सी में, ठीक है। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। देखिए अब यहाँ पे निरपेक्ष उच्चावच यानी सागर तल से पर्वत के शिखर के बीच की जो दूरी थी अब निरंतर क्या हो जा रही है, कम, क्योंकि अपवर्तन क्रिया अब शिखर पे भी होने लगी है, ठीक है। क्योंकि उत्थान का अभाव हो जाता है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी रहता है, परंतु सापेक्षिक उच्चावच अभी भी स्थिर रहता है, ठीक है। यहाँ पे सापेक्षिक उच्चावच स्थिर है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपवर्तन द्वारा अवनयन की दरें निम्नवर्ती अपवर्तन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। यानी अब क्या रहे, जितना शिखर कट रहा है उतना ही नदी क्या करी, अपनी घाटी को काट रही है। इस तरह मान लीजिए यहाँ पे नदी बह रही थी, ठीक, तो यहाँ से जितना अपवर्तन हो रहा था यहाँ से नदी नीचे काट दे रही थी, इसलिए अभी भी जो सापेक्षिक उच्चावच है वह स्थिर है, ठीक है। इसी कारण यह प्रावस्था भी समान विकास की प्रावस्था होती है। अब हम लोग आवस्थिजिंडे यानी तीसरी अवस्था जो है इनकी आवस्थिजिंडे इंटविकलुंग देखेंगे। इसका अर्थ है स्थलरूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था। अब क्या होगा, स्थलरूप का सापेक्षिक उच्चावच निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटेगा, ठीक है। और एक जो आकृति जो प्राइमरम्प था उत्थान से पूर्व की अवस्था, अब उसको प्राप्त करने की कोशिश करेगी नदी, ठीक है। इस प्रावस्था में पार्श्विक अपवर्तन लंबवत या निम्नवर्ती अपवर्तन की तुलना में बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो तीसरी अवस्था में आप नदियाँ क्या कर रही हैं, यह नीचे घाटी को नहीं काट रही, आप किनारे किनारे नदियाँ काट रही हैं, ठीक है। तो पार्श्विक अपवर्तन यहाँ तेजी से हो रहा है, ठीक है। अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। स्थलरूपों में प्रग्रामी ह्रास होता है जाता है, निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है, क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो गया, परंतु जल विभाजकों के शिखरों की ऊंचाई में अधक्षय द्वारा तेजी से कमी होती है। सापेक्ष उच्चावच में भी गिरावट होने लगती है, ठीक है, क्योंकि जल विभाजकों के शिखर तल की ऊंचाई में अपवर्तन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जल मार्गों का ढाल तथा गतिज ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटियों की तलियों का अपवर्तन अत्यधिक कम हो जाता है। घाटियों के पार्श्व ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी पार्श्व ढाल में 2 भाग होते हैं, ठीक है। जो घाटी है, मान लीजिए घाटी है, जो इसके किनारे वाले ढाल हैं, इसमें अब 2 भाग हो जाते हैं। ऊपरी भाग का ढाल, ठीक है, जो ऊपरी भाग का ढाल होता है वह अभी भी खड़ा होता है, इसे गुरुत्व ढाल या बाष्पीजन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यह कोई घाटी है, ठीक, इस तरह, एक मिनट, ठीक, सॉरी, ठीक, यह घाटी है मान लीजिए। तो ऊपरी भाग का ढाल क्या होता है, खड़ा होता है। देखिए ये आपका जो घाटी होती है इसको 2 भागों में बांट देते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला और दूसरा, जो ऊपरी भाग होती है यह खड़ा ढाल होता है, इसे गुरुत्व ढाल कहते हैं। इस ढाल को गुरुत्व एकदम खड़ा ढाल होता है, जिसको बाष्पीजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाष्पीजन, ठीक है। यहाँ पे टिक मार देते हैं, ठीक है। घाटी पास के निचले भाग यानी इस भाग को कहते हैं वास ढाल या हाल्डेन हैंग कहते हैं, हाल्डेन हैंग दूसरे भाग को, ठीक। घाटी पास के निचले भाग को वास ढाल या हाल्डेन हैंग कहते हैं। समीपी घाटियों का गुरुत्व ढाल या बाष्पीजन में समान निवर्तन के कारण प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होता है। ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण हाल्डेन हैंग, ठीक है, में लगातार वृद्धि होती जाती है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में जो बाष्पीजन में इतना ह्रास हो जाता है कि वे तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ियों में बदल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इंसेल वर्ग कहा जाता है, ठीक।
अंत में इंसेल वर्ग भी समाप्त प्राय हो जाते हैं तथा समस्त स्थलखंड अवतल ढाल वाले हाल्डेन हैंग वास ढाल का विस्तार हो जाता है। अवस्थिजिंडे इंटविक्लुंग के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को इंड्रम कहते हैं, जिसे डेविस के पेनिप्लेन के समकक्ष समझा जा सकता है। एक बार हम लोग मैप को देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे मैप है। अब देखिए यह उत्थान से पूर्व जो स्थल था यानी सागर तल वाला, इसको प्राइमरम बैंक ने कहा था। फिर अब क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है। ठीक है, यहाँ स्थलखंड का उत्थान होता है, फिर अपवर्तन चालू हो जाता है। पहले शुरुआत में उत्थान धीरे धीरे होता है, लेकिन कुछ समय के बाद तेज़ी से उत्थान होता है। ठीक है, तो पहली अवस्था में क्या होता है, निरपेक्ष उच्चावच यानी सागर तल से और पर्वत का शिखर के बीच की जो दूरी होती है उसी को निरपेक्ष उच्चावच कहते हैं। वह तेज़ी से बढ़ता है, जबकि सापेक्षिक उच्चावच भी तेज़ी से बढ़ता है। सापेक्षिक उच्चावच का मतलब यानी नदी की घाटी और पर्वत के शिखर के बीच की दूरी, उसको सापेक्षिक उच्चावच, और निरपेक्ष उच्चावच यानी सागर तल से पर्वत शिखर के बीच की दूरी निरपेक्ष उच्चावच, तो दोनों बढ़ती है। दूसरी अवस्था में धीरे धीरे क्या होता है, अब निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्षिक उच्चावच स वाले में जाके घटने लगता है। और तीसरी अवस्था में तेज़ी से निरपेक्ष एवं सापेक्षिक उच्चावच घटता है, और जो नदी की घाटियाँ होती है वह धीरे धीरे चौड़ी होती जाती हैं। ठीक, जब चौड़ी होती हैं तो इन जो घाटियाँ हैं इनको दो भागों में बांट देते हैं, ऊपरी ढाल और निचली ढाल। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे यह घाटी निरंतर चौड़ा हो रही है। बाद में यह समस्त स्थलखंड कट के क्या हो जाते हैं, एक टीले के रूप में दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं इंड्रम कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।